अगर विपक्ष ना रहे, जनता अगर ये समझ जाएगी तो जनता रोबोट हो जाएगी, क्योंकि बिना विपक्ष के जनता जनता नहीं हो सकती है। अगर लोकतंत्र में जनता विपक्ष का कपड़ा पहनना बंद कर दे तो फिर एक तरह से वो वस्त्र विहीन हो जाती है। मैं नंगा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। दिख रहा है वो तो, मतलब इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है जब 2023 में योगी इन 2029 वाले काम होंगे तो वो उनके पास बहुत संगठन है, लोग हैं, संसाधन हैं, तो वो अपने काम में लगे हुए हैं। उनके हर किसी के पास अपना अपना टारगेट है। योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छा आदमी, बाबा बाबा बाबा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। धन्यवाद दूंगा पहले न्यूज 18 को कि उन्होंने आज इस बात की घोषणा की है कि योगी का भगवा अपना जलवा कायम रखेगा, कि जीतेंगे तो योगी ही। कई लोग मुझसे पूछता है कि हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं कि जिसमें आपके कपड़े भी गंदे ना हो, आपको घर से बाहर नहीं जाना हो। जो न्यूज चैनल गोदी मीडिया का देखते हो उसका कनेक्शन कटवा दो। इससे आसान कोई काम बता दीजिए जो देश के लिए किया जा सकता है। कि ये हर आदमी के स्वाभिमान की बात होनी चाहिए कि वो गोदी मीडिया नहीं देखेगा। खत्म। अब वो वोट किसी को भी देते है ना, वो वोट किसी को भी दे दे। अगर उसे लगता है कि कोई विकल्प नहीं है उसी को देना चाहिए, उसी को दे दे। लेकिन अगर वो उस गोदी मीडिया को ना देखे, वो 300 रुपया उसको ना दे, 30 रुपया उसको ना दे, करेक्ट, वो समाज में, देश में जहर फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आप क्यों पैसे दे रहे हो भाई? वो पैसे आप मुझे दे दो, मैं सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता करते हुए एक फोटो लगा दूंगा कि आपके 150 रुपए में कोई ऐसा जीवन जी सकता है। तो आपको अच्छा भी लगेगा कि चलो हमने इनको नाश्ता स्पॉन्सर कर दिया आज का। आप दोपहर में सत्तू भी कर देते हैं क्योंकि आप तो नौकरी से निकाल दिए गए हैं, कोई अखबार वाला तो इनको छापेगा नहीं। तो हम आपको एक अच्छी तस्वीर आपको भेज देंगे कि ये रहा, आपने जो पैसा 150 रुपया वहां नहीं दिया, आपने यहां दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये देश की जनता ये कैसे स्वीकार कर रही है कि गोदी मीडिया उसे एक खास तरह की सूचनाओं का गुलाम बना ले? क्या उसके भीतर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है? मैं चाहता हूं जनता बार बार और दर्शक बार बार इस पर सोचे, और जब उनको जवाब मिल जाए तो वो उसको सब्सक्राइब करना बंद कर दे। वो जो ट्रोल सेना बनाई गई है, वो जो गोदी मीडिया के जरिए वो जो एक नैरेटिव आर्मी बनाई गई है गांव गांव में, उससे सबको डर लगने लगा है। जब बेल देने में डर लग रहा है, जो कि एक राइट है, अधिकार है बेल मिलना, उसमें अगर जज को डर लग रहा है और ये आवाज भीतर से आ रही है, कोर्ट के भीतर से आ रही है, तब लोगों को सुनना चाहिए। अब धीरे धीरे जो अखबारों में पहले रिपोर्ट होती थी, डिटेल रिपोर्ट होती थी, जो टेलीविजन को सप्लीमेंट करने का काम करती थी, अब अखबारों में भी उस तरह की खबरें गायब हैं। तो खबरों का एक रेगिस्तान बन गया है। अगर इसकी जरूरत नहीं है तो बहुत ही डरावनी बात है ये। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। पब्लिक कैसे रहेगी बिना किसी आवाज के? क्या इस देश की जनता ने मतलब इतना अभ्यास कर लिया है कि बिना बोले वो रह सकती है? अब कर लिया होगा, कुछ चुनावी नतीजों में ऐसा दिखता होगा, पर मुझे लगता है कि अभी भी मैं उम्मीद रखना चाहूंगा कि जो लोग अच्छा नहीं गाते हैं वो बाथरूम में गाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं बोल रहे होते हैं, अपने किचन में बोल रहे होते हैं, गाड़ी में अपने चालक के साथ बोल रहे होते हैं, किसी दोस्त के साथ निजी बातचीत में बोल रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड, यहाँ पे एटलीस्ट हिंदू मुसलमान मत करना। यू आर द वर्स्ट मीडिया चैनल। बात करेंगे, इस बारे में बात नहीं हो रही, आप बताइए। तो लोग इस तरह से बात करेंगे। बात करना आदमी बंद नहीं कर सकता है, कर देगा ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये मेरी कल्पना से बाहर की चीज है। हो जाएगा तो दुख तो होगा ही, लेकिन क्या कर सकते हैं। थोड़ी कंफ्यूजन भी है लोगों में जब हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं, जैसे जो इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट रहने चाहिए, जैसे वो ईडी हो गया, IRS हो गया, पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया। आपको क्यों लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है, और इन इंस्टीट्यूशंस का इंडिपेंडेंट नहीं होने का एक आम आदमी को क्यों खतरा महसूस करना चाहिए उन्हें? इस देश में कुणाल, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर हमारे कहने से या आपके कहने से किसी को एतराज़ है तो हम इसी पर आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इन संस्थाओं को लेकर कैसी कैसी आवाज़ें आई हैं। कोर्ट से ही आवाज़ आती है कि हमें ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री तक के जांच करने से भी ना घबराए। और 2019 में क्या हुआ था, मोहम्मद मोहसिन नाम के एक इलेक्शन ऑब्जर्वर ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और हटा दिया गया चुनाव की ड्यूटी से। फिर वो कैट गए, फिर कैट से वो उनके सस्पेंशन को गलत बताया गया कि अगर आयोग ही ठीक नहीं है, सिर्फ वो मशीन को लेकर लोग सवाल उठा देते हैं, उसका मजाक उड़ जाता है। लेकिन यहाँ तो बात मशीन से आगे की है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पूछ रहे हैं। और जज साहिबान क्या कह रहे हैं कि जजों को जब बेल ऑर्डर देना होता है तो उन्हें परसेप्शन का बड़ा डर रहता है कि किस तरह की बातें कही जाएंगी। कफील खान ने क्या किया था,
उन पर फर्जी तरीके से, इलीगल तरीके से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया था कफील खान पे। आप उमर खालिद कितने दिनों से जेल में बंद हैं, नताशा नरवाल से लेके इन लोगों को कितने दिनों तक जेल में बंद रखा गया। आनंद तेलतुंबडे, जिनको वो तो डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदार माने जाते हैं, जिनका नाम लेके तो कितने राजनीतिक दल घबरा जाते हैं, लेकिन उन तक को कई महीनों तक जेल में रखना पड़ा। अंत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा कि ऐसा कुछ दिखता नहीं कि जिससे वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, जिससे उन्हें यूएपीए की तहत सजा दी जानी चाहिए और जेल में बंद कर देना चाहिए। स्टैन स्वामी के बारे में क्या केस आया, आर्सेनल ने कई बार ये रिपोर्ट छपी है कि उनके कंप्यूटर में, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो गलत तरीके के डॉक्यूमेंट प्लांट कर दिए गए। ये बहुत आसान है, आपके मोबाइल में जब आप व्हाट्सएप कॉल सुन लिए जा रहे हैं, उसका डर है, आप सिग्नल पर आ रहे हैं, फोन छोड़ के बेसमेंट में जा रहे हैं, तो इससे भी तो डरिए कि कोई आपके लैपटॉप में अगर कोई झूठा दस्तावेज घुसा दे और आपको आतंक से जुड़े मामले में हमेशा के लिए जेल में बंद कर दे, आप कहां जाकर लड़ेंगे। तो जब इस देश की पुलिस को क्या आप इतनी छूट देना चाहते हैं, क्या इस देश की जांच एजेंसियों को आप इतनी छूट देना चाहते हैं, तब तो बहुत चिंता की बात है। अगर लोगों को यह बताना पड़े, मुझे लगता है कि यह बात बार बार बताने की जरूरत है कि हो क्या रहा है। लोगों को जेल में डाला जाए और गोदी मीडिया के जरिए उसे आतंकवादी की तरफ पेश कर दिया जाए, लोगों में यकीन दिला दिया जाए कि ये लोग बुरे हैं। सजा तय होने से पहले, उसका ऐलान होने से पहले अगर उन्हें आप अपराधी बता दें, तो इससे हर किसी को डरना चाहिए, क्योंकि ये मामला उमर खालिद कन्हैया का नहीं है, दिशा रवि का नहीं है, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे का नहीं है। ये एक दिन ये इसलिए किया जा रहा है कि 4 लोगों को वो सजा इसलिए दी जा रही है कि उसके नाम पे बाकी लोग भी बोलने से डर जाएं। असंतोष को दबाने की चिंता में और इस डर से कि मामला हाथ से निकल सकता है, सरकार ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच अंतर की रेखा को धुंधला कर दिया। ऐसा करने दिया जाता है तो इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारें यूएपीए जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल सिर्फ विरोध को दबाने के लिए कर रही हैं? तो बाकियों को डराना है, इसलिए कुछ लोगों पर यह जुल्म हो रहा है। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि इस देश में कुछ भी हो, गलत तरीके से फंसाने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर फर्जी मामले में अगर फंसाए जाने की संख्या अमेरिका में बढ़ जाए, तो हमारे एनआरआईज जो इतने सफल हुए हैं, क्या वो सफल हो पाते? वो वहां मुकदमा लड़ रहे होते, वहां वो पुलिस को रिश्वत दे रहे होते, लेकिन वो तो खुद ही बताते हैं कि नहीं जी, यहां तो हमने कभी किसी को रिश्वत नहीं दी। तो जब आपको इस तरह का माहौल मिला, तो आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, इंडस्ट्री बनाया, एक दूसरे देश में नाम कमाया। तो ऐसी ही चीज भारत में क्यों होनी चाहिए? जब पहले नहीं थी तो नहीं थी, आज क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे देश में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तो कानून है, जिसमें जेल की सजा तक का भी प्रावधान है, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जैसा कोई कानून नहीं है। सऊदी अरब में किंग को अपशब्द कहना आतंकवादी अपराध के दायरे में आता है, यानी सीधे सीधे फांसी भी हो सकती है। दूसरी एक बात है कि जो फर्स्ट ऑपोजिशन पार्टी टू बीजेपी कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जहां ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वहां चल रहा है योगी इन 2029 तो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी जगहों पे। तो ये 2 चीज़ों पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कांग्रेस अपनी जो भी कमजोरियां बताई गई हैं पिछले 8-9 वर्षों में, उससे वो ठीक से नहीं लड़ पाई है और उसका विकल्प नहीं दे पाई है। लेकिन ये जो पदयात्रा है, मैं इसको किसी भी मायने में इसको कम नहीं देखता और इसको ख़राब नहीं मानता, इसको बेअसर नहीं मानता। एक नेता को इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए और हर नेता को सड़क पर आकर चलना चाहिए और उस तरह से जब आप सड़क पर चलते हैं, जनता के बीच से जब गुजरते हैं, तो कुछ ना कुछ आप राजनीति की अच्छी चीज़ें हासिल करते हैं। और अपोजिशन अगर शक्ति प्राप्त करे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ भी बहुत असंतुलन हो गया है। धर्म की पिच पर हाथ आजमा रहे राहुल गांधी ने बीजेपी की तरफ सियासी फुल टॉस गेंद फेंक दी है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, मुसलमान जोड़ो यात्रा है। ये एक बात अलग है कि उसका कवरेज वैसा नहीं है जैसा अगर बाकी जैसे विपक्ष के आंदोलनों का हुआ करता था, जिस सम्मान से लोग एक डेमोक्रेसी के प्रोसेस के रूप में देखा करते थे, वैसा नहीं हुआ है। लेकिन ये कई जो काम एक ऑपोजिशन को किए जाने चाहिए थे, उनमें से ये एक ठीक काम है। तो और ये कोई आसान काम नहीं है ना, पूरा देश आप पैदल चल रहे हैं, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी चल रहे हैं, तो इसमें आप ढोंग नहीं कर सकते, नाटक नहीं कर सकते। यूं तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रोज सुबह और शाम लंबी लंबी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि पहले दिन से कंफ्यूजन। पब्लिक का सवाल सीधा उठकर आता है कि मोदी का दुनिया जोड़ो प्लान है, क्या राहुल भारत जोड़ो में ही परेशान हो गए हैं? कमाल है राहुल भैया जी। बट सर, अभी आप एक अपने जीवन के
अलग चरण में घुस रहे हैं आप। कितने साल आपने एनडीटीवी में निकाले? 27 साल एनडीटीवी में थे आप। हाँ। तो अब 27 साल तो आप थे एनडीटीवी में, अब आगे जॉब ऑफर तो बहुत आए होंगे पर नहीं, एक भी नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? एक भी नहीं आया। कौन रखेगा? जो अखबार, हिंदी के बड़े बड़े अखबार हैं, वो मेरा कॉलम नहीं छाप सकते हैं, तो जॉब ऑफर क्या देंगे? एक जॉब पर आप सोचिए, इतना बड़ा देश है, 27 साल के एक्सपीरियंस, और उसका एक हिंदी का पत्रकार है जिसे चर्चित भाषा, एक बड़ी भाषा है, उस भाषा का अपना एक वजूद है। उसके बड़े अखबार उसका कॉलम नहीं छापने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा नहीं था कि उस व्यक्ति का कॉलम नहीं छपता था, काफी छपता था मेरा कॉलम 2014 से पहले। नहीं, हाँ। मैं बहुत परेशान रहता था कि मुझसे इतना क्यों लिखवाते हैं। नहीं, हम थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे कि हमें ये नहीं बोलेंगे जॉब ऑफर आया नहीं, हम बोलेंगे हमें जॉब करना नहीं है। हाँ, हम कह सकते हैं कि हमें जॉब नहीं करना है, क्योंकि इतने सारे देश में युवा बेरोजगार हैं। मुझे आगे का तो बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यही लोग खड़े नजर आ रहे हैं। इनके नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं कि ये हर चीज खरीद लेंगे, हर जगह से मुझे नहीं पहुंचने देंगे। फिलहाल तो मैं ये काम करते करते बहुत तरह की बेचैनियां शरीर में घुस गई थी। नींद आती नहीं थी कुणाल, और कभी अच्छी नींद मुझे मिली नहीं। मैं 3-3 बजे आपको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखता था, फिर तो नेक्स्ट दिन आपको मैसेज, क्या चल रहा है गुरु, कि सो नहीं रहे हैं आप, क्या कर रहे हो? तो वो एक बेचैनी थी। 35 मिनट का प्रोग्राम करना रोज, इतना इंटेंसिव रिसर्च के साथ। मैं कई एंकरों से कहता हूं कि कई बार उस प्रोग्राम को केवल ट्रांसक्राइब करना, जितना कहा गया है उतना एक सांस में लिख के देखना, तो पता चल जाएगा कि बंदे ने क्या डाला है इसमें। बाकी छोड़ देना, जो कहा गया है, जो एक एक टेक्स्ट है, जो बोला है, वो सब मैंने कई बार कई ड्राफ्ट में लिखा है। 6000-7000 शब्द लिखना, उंगलियों में दर्द हो जाते थे, मतलब इसमें कमर में दर्द, पीठ में दर्द, लेकिन तब भी उसको लिखता चला जाता था। बस आपका दर्द अभी रिलीफ कर दिया ना। अभी बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन नो पेन। तो नहीं, पेन तो है, इतना बड़ा देश है, अगर हम बोल ही रहे थे तो हमसे क्या दिक्कत थी। और हमारे जैसे पत्रकार को बोलते रहने के लिए तो ज़्यादा पूंजी देने की ज़रूरत थी, ज़्यादा रिसोर्स लगाने की ज़रूरत थी कि भाई तुम बोलते रहो, ताकि कोई शर्मिंदा ना हो इस देश में कि लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। आगे का तो वैसा कुछ दिखाई साफ साफ नहीं देता है। कई तरह के लोगों ने बहुत इस साल नौकरी छोड़ने के बाद बहुत तरह के सुझाव दिए। कई लोग कहते हैं कि आप प्रोफेसर बन जाइए, कई लोग कहते हैं आप मेंटर बन जाइए, कई लोग कहते हैं आप सिनेमा का स्क्रिप्ट लिख दीजिए। पर कोई ये नहीं कहता कि आइए आप हमारा न्यूज़ चैनल नौकरी कर लीजिए। कोई ये नहीं कहता हमारे अखबार में अगले मंडे से आप कॉलम शुरू कर लीजिए। ये वाली बात कोई नहीं कहता। पत्रकारिता छोड़ के बाकी सब कुछ करिए आप। हाँ, बाकी सब कुछ कीजिए। तो अब मुझे जीना है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं क्या करूँगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब आप एक इंस्टीट्यूशन से बंधे होते हैं तो इस प्रोफेशन की सारी मर्यादाओं से बंधे होते हैं। तो ना तो अब मेरे पास वो प्रोफेशन है, ना वो इंस्टीट्यूशन है। तो अब मैं आज़ाद हूँ। अपने आप को केवल एक पत्रकार के रूप में कब तक देखूंगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं हंसना चाहता हूँ, खुद के लिए भी हंसना चाहता हूँ। दोपहर का लंच दोस्तों के साथ करना चाहता हूँ। इन दिनों धूप का बहुत आनंद ले रहा हूँ। और आसान तो नहीं है, लेकिन आसान काम हमने किया ही कब था। तो मुश्किल ना हो तो फिर मुझे वो काम नज़र नहीं आता है। तो देखेंगे, अगर सेठ ने जनता को चवन्नी समझा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता अपनी जेब से चवन्नियाँ निकालेगी और सेठ के सामने एक पहाड़ बना देगी, और उस पहाड़ पे मेरे लिए मेज़, एक माइक, एक कुर्सी रखने की जगह दे देगी जनता। अगर जनता नहीं देगी तो उसका नमस्कार, क्या कर सकते हैं। बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता जरा। थैंक यू सर, आप यहाँ आए, आपने बात की। 1 घंटा कोई यही देख ले गोदी मीडिया के चक्कर में तो ठीक है, उतना जितना हमारे से हो जाए उतना कर लेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, लोग देख ले तो अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि लोग देखेंगे भी, और लोग ये भी देखेंगे कि एक कॉमेडियन कितना सीरियस हो सकता है। मामला ही लोकतंत्र का है कि जैसे ही आप उसमें एंटर करते हैं तो हंसी वाली चीज़ें गायब हो जाती हैं, वरना तो आप हंसाने की दुनिया के माहिर हैं। और जब आप इस लड़ाई में कूदे तो आपकी भी हंसी तो कुछ चली गई ना। सर कूदे का घसीट लिए गए। जो भी है, पर आप पीछे नहीं हटे। बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे शो कैंसिल हुए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा कारोबार हो सकता था। पर कोई बात नहीं, वो अपनी जीत के लिए हम जैसे लोगों को हटा कर हारे हुए की फौज साबित करना चाहता है। हाँ, बट आवर सक्सेस विल बी गुड। हाँ, हमको हम भी जिद्दी लोग हैं। हम खुश और सक्सेसफुल हुए ना, हाँ, तो लोग और स्टैंड ले सकेंगे। हाँ, अगर हम बैठ गए कि हमारे साथ ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर तो होना नहीं है उसमें। जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया। वो आपके साथ भी होने वाला है। हाँ, तो मजा लीजिए। अभी हमारे साथ हुआ है, आपकी बारी आ रही है, तो हम अपना अनुभव इसलिए बता रहे थे कि आप कैसे डील करेंगे। हमारे लिए इतना भी आसान नहीं था, तो हम कुछ टिप्स दे रहे थे इस बातचीत में। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीबडी फॉर बीइंग हियर एंड रिकॉर्डिंग दिस एंड क्लैप। थैंक यू रवीश सर फॉर कमिंग ऑन। थैंक यू।